जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। हम लॉग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। लॉग के बारे में अब आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन वगैरह है। लॉग कंप्लीट हो चुका है और अलजेब्रा शुरू हो चुका है ना। तो अब उसके बाद हमारा टॉपिक्स आता है सेट्स का, है ना। सेट्स के बारे में आज हम सारी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने टाइप के सेट्स होते हैं, है ना। क्या क्या रिलेशनशिप हम बना सकते हैं सेट्स के बारे में, या फिर क्या क्या ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं सेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। उससे पहली बात आती है कि भैया सेट्स जो है ये होता क्या है, व्हाट इज सेट। जैसे मैंने बोला collect all the pencils or the pens, all the books you have। तो ये जो कलेक्शन बनाना दैट इज कॉल्ड एज सेट्स। ठीक है, मैं बोलती हूँ जितनी सारी बुक्स आपके पास हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए, दैट इज अ कलेक्शन एंड दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज सेट्स, इज कॉल्ड एज सेट। ठीक है, होता क्या है, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, लिविंग, नॉन लिविंग, नेम, पर्सन, एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। ठीक है, अब क्या होता है सेट में, हम बेसिकली शुरू क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई ये तो डेफिनेशन हो गई, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कलेक्शन तो हमने बोल दिया। ठीक है, सारी बुक्स ले आओ अपनी। ठीक है, तुम ले आए फर्स्ट से लेके अपनी 12th या कॉलेज तक की सारी बुक्स अपने ले आए, ओके। मैंने बोला हु इज द इंटेलिजेंट या हु इज द बेस्ट पर्सन इन योर क्लास, बेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास। ठीक है, आप कोई भी क्लास हो उसमें बेस्ट क्या है, बहुत सारी क्वालिटीज नहीं होगी उस बेस्ट की। किसी एक टीचर की क्वालिटी हो सकती है कि ये इंटरेक्ट बहुत अच्छा करता है, ठीक है, नेचर में बहुत अच्छा है। दूसरे टीचर की क्वालिटी हो सकती है कि भाई हाँ ये पढ़ता बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। तीसरे अगर स्पोर्ट्स वाला है तो वो बोलेगा कि हाँ ये स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो हर कोई अपनी अपनी अलग अलग इंसान को नहीं चूज कर लेगा, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। मैंने जब बोला कि कलेक्ट ऑल द बुक्स, ठीक है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी उसमें है, कौन सी क्लास की चाहिए, कौन सी वाली बुक्स हैं, बट आपने जितनी भी थी कलेक्शन सारी रख ली, इट इज वेल डिफाइंड कि हाँ। लेकिन एक बात सोचो, मैंने उससे पूछा कि कलेक्ट ऑल बुक्स, उससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, 4 बच्चे लिए मैंने बोला कलेक्ट ऑफ ऑल बुक्स एंड टोटल नंबर बताओ, क्या सबका नंबर सेम होगा? किसी के पास रीडिंग नॉवल ज्यादा है तो हर किसी का अलग अलग हो गया। एक ऐसा कलेक्शन जो प्रॉपर वेल डिफाइंड हो। ठीक है, मैं अगर बोल रही हूँ बेस्ट एक्टर, आपका बेस्ट एक्टर कौन सा है अलग अलग होगा ना सबका, तो आई कांट से दिस की बेस्ट एक्टर मेरा ये है तो बस दिस इज। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपरली डिफाइंड कर रहे हो कि आप किस चीज का कलेक्शन चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेट्स। ठीक है, जब भी आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो उनका कलेक्शन कर रहे हो, बट जो कलेक्शन करने का जो तरीका है दैट इज प्रॉपरली वेल डिफाइंड। ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, एक कोई और लिखेगा, कोई और लिखेगा। मैंने बोला व्हाट आर इवन नंबर्स, आई हैव 2 क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर्स, राइट नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है, राइट 5 नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है, और मैंने बोला राइट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। दोनों में क्या फर्क है और इन दोनों में से सेट कौन से हैं? इसमें उसने बोला 1 से 10 के बीच में 5 नंबर लिखो। मैंने लिखे 1 2 3 4 5, किसी और ने लिखे 2 3 4 5 6, किसी और ने लिखे 5 6 7 8 9। सेम नहीं हुए तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मैंने बोल दिया कि भैया इवन नंबर्स हैं 1 से 10 के बीच में, 1 से 10, 1 to 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको लिखो, तो एवरी सिंगल पर्सन विल राइट दीज नंबर्स ओनली, है ना। तो दिस इज अ वेल डिफाइंड, बट दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, हेंस दिस इज नॉट अ सेट एंड दिस इज अ सेट। और उससे बड़ी बात याद रखना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं मान लो सब बच्चों के नंबर कलेक्ट कर रही हूँ, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों के नंबर कलेक्ट कर रही हूँ, और 4 बच्चों के नंबर आ गए एक एक, 4 या 5 बच्चों के नंबर आ गए एक एक, तो सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं। अगर वो चाहे 5 बार आ रहा है, चाहे वो 10 बार आ रहा है, चाहे वो 1000 बार आ रहा है, वो हमेशा लिखा जाएगा एक ही बार। इज इट फाइन, राइट? अगर मैं जैसे क्वेश्चन में बोलती हूँ राइट मल्टीपल्स, राइट ऑल, आई शुड राइट फैक्टर्स, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 and 16, दोनों के एक ही बार में लिखने हैं। ठीक है,
तो 2 इसका भी है, 2 इसका भी है, तो 2 2 बार नहीं आएगा, 2 सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। तो सेट की जब डेफिनेशन बोलते हैं, पहली बात तो आती है इट शुड बी वेल डिफाइंड, एंड व्हाट इट शुड बी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ व्हाट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स को जो भी इसके अंदर आते हैं उसको बोला जाता है एलिमेंट्स। जैसे हम वेक्टर्स, जैसे हम मैट्रिसेस में बात कर रहे थे ना, फर्स्ट A1 1 एलिमेंट, A1 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे जब भी हम डिनोट करते हैं दीज आर कॉल्ड एज सेट्स, दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स और द मेंबर ऑफ सेट्स। अब कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो ये तो बच्चों वाली लैंग्वेज हो गई, ठीक है, वो एलिमेंट उसके अंदर है या कोई भी नंबर, कोई भी चीज उस सेट के अंदर आ रही है तो मैंने उसको बोल दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर आ रही है तो मैंने बोल दिया कि यस इट इज अ एलिमेंट और द मेंबर ऑफ द सेट। हाउ टू डिनोट इट इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज, हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी सेट है, ओके, A is any set. If I have to say that X is a member of set, we write it or we denote it as like this. X belongs to A. यहाँ है X, Y, Z, W. तो मुझे बोलना है कि X ऐसा एलिमेंट है जो A के अंदर है, तो what will I say? I will say that X belongs to A. This is the representation. एक तो यहाँ कंट्रोल Z का ऑप्शन नहीं होता, हाँ ठीक है, तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू माय सेट, तो तब बोलते हैं वो सेट का मेंबर है, वो सेट का एलिमेंट है। ऑलराइट, तो बेसिक डेफिनेशन सेट के बारे में इतनी ही है कि भैया ए कोई सेट ले लो, कोई भी सेट ले लो, उसके जो हमेशा आएंगे वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड के बाद होना चाहिए कि बेस की जो एलिमेंट्स होते हैं या इसके जो अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है elements or are called as members of the set. Is it fine? This is the basic definition of set. इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन। भैया सेट निकले के दो तरीके होते हैं, ठीक है, या अब देखो मतलब बताती हूँ। पहला तो है टैबुलर या रोस्टर मेथड, या फिर दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। ठीक है, जैसा कि तुम्हें दूसरे नाम से पता चल रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी तुम्हें इसमें एक जनरल इक्वेशन दी जाएगी जिससे तुम सेट फॉर्म कर सको। अब मैंने लिखा A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टैब्यूलर फॉर्म, जहां तुम सिंपल एलिमेंट्स लिख रहे हो, जो जो एलिमेंट्स भी हैं नंबर लिख रहे हो प्रॉपर, जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारी क्लास में 40-50 बच्चे हैं तो मैंने एक सेट लिया और मैंने एक एक करके नाम लिखना शुरू किया उनका, दिस इज टैब्यूलर मेथड और रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर जैसे कि आपको समझ आ रहा है, सेट बिल्ड कर सकते हैं हम उससे, यानी ए जो सेट है वो क्या है, ध्यान से सुनना इसको, इन सबको मैंने x दे दिया, x, अब x क्या है, x की कंडीशन क्या है, x such that x is less than 5 and दूसरी कंडीशन that x belongs to natural number। देखो 1 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू होता तो तुम लिख देते होल नंबर, -2 से शुरू होता तो तुम लिख देते इंटीजर्स, क्योंकि वो -2 से 5 के बीच में आ जाता। दिस इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ एनी सेट, ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी सेट। ये चीज समझ आई? दो मेथड हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के, दो मेथड हैं, टैब्यूलर रोस्टर मेथड, टैब्यूलर या फिर रोस्टर मेथड, एंड सेकंड वन है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। रूल मतलब एक आपको रूल मिल रहा है। अब एक बात सोचो, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, छोड़ो इसको एक बार के लिए, यहाँ आओ, x है, ठीक है, अब x क्या क्या हो सकता है मैं बना रही हूँ इससे, ठीक है, x क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो x को नेचुरल नंबर होना होगा, यानी 1 से शुरू हो सकता है, 0 से शुरू नहीं हो सकता। ऑलराइट, 5 से छोटा होना होगा, यानी 1 2 3 4, क्या 5 के इक्वल है? नहीं, तो जो मैं पिछले, या फिर अगर मैं 5 के इक्वल कर दूंगी तो यहाँ पे ये 5 भी आ गया। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू n सच दैट 2n लेस देन -1 लेस देन 2 एंड ऑल्सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बताओ, ठीक है, ये है। अब a इक्वल्स टू सॉरी a इक्वल्स टू n है, ठीक है, ये दे दिया इसने, एक रिलेशन दे दिया आपको,
n की वैल्यू तो नहीं पता चली ना, तो सबसे पहले तो n निकालो, -1/2 n और 1, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये कोइंसिडेंटली। ऑलराइट, -1 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यूज आ सकती हैं n की, ठीक है, इस सेट A के अंदर। पर एक और कंडीशन दी हुई है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इक्वल टू 1 नहीं है, 0 हो नहीं सकता, 1 है नहीं, 1 से बड़ा वैसे भी कोई नहीं हो सकता, तो A इज एन एम्प्टी सेट। यहां से तो देखने में लग रहा था कि भैया सेट क्या बन जाएगा, कितनी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें, बट सीधे सीधे पता चला कि A इज एन एम्प्टी सेट। इज इट फाइन? ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई आपको कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड एज टैब्यूलर रोस्टर मेथड, जहां आप प्रॉपर एक एक एलिमेंट को लिख रहे हो, और सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, जहां आप एक रूल बना रहे हो जिसके थ्रू आप पूरे सेट को फॉर्म कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये बहुत बेसिक है, सेट्स का बहुत बेसिक चल रहा है अभी, आप ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे, इसमें अभी कुछ ऐसा डिफिकल्टली लेवल बहुत ही लो है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सेट्स। अभी मैं यहाँ बता रही हूँ एक एक करके कि कौन कौन के सेट्स क्या हैं, फिर हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में ऐसा कुछ है नहीं। एंड यस, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ना सीधा आंसर में यही बोल देता है, पावर सेट, सबसेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वो यही बोल देगा। इक्वल इक्वलेंट में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो वो चीज है कि डेफिनेशन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है। आगे हम शायद ये पूरा डिस्कस करेंगे, एग्जैक्टली हम एक एक चीज प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ चलो सबसे पहला आता है नल सेट, एम्प्टी सेट। अभी आपका बना था A इज इक्वल टू 5, बना था, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, ठीक है। नल सेट, एम्प्टी सेट, यानी उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे मैं बोलूं x की वैल्यू है, x लेस देन 1 है, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला यहाँ पे तो इतने में कंफ्यूज हो गए होंगे। A है कोई सेट, उसमें x है, बट x लेस देन 1 है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो क्या कोई वैल्यू आएगी इस A सेट में? नहीं आएगी, एंड हेंस A इज एन एम्प्टी सेट। जब भी एम्प्टी होता है उसको डिनोट ऐसे करते हैं, दैट A इज इक्वल्स टू 5, दिस इज कॉल्ड एज 5। आइलर 5 फंक्शन मत लेके आना यहाँ पे, आप लोगों को शायद अभी पता भी नहीं होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, बट जो भी है दिस इज 5 यानी एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंगलेटन सेट, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, दिस इज कॉल्ड एज सिंगलेटन। सिर्फ एक, जैसे मतलब बता रहा है सिंगल, कि एक ही एलिमेंट है उसमें, ठीक है। फाइनाइट सेट नंबर, जैसे कि हमें नाम बता रहा है कि भैया फाइनाइट है, एक प्रॉपर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी तुम उन एलिमेंट्स को ना नंबर दे सकते हो, ठीक है, उनको नेचुरल नंबर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ एलिमेंट, दिस इज द फिफ्थ एलिमेंट, एंड सो ऑन। अगर ये फाइनाइट होते हैं तो इनका एक आ जाता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, यानी मैं अगर यहां दे रही हूं a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है, तो कार्डिनल नंबर होता है, नीटा ऐसे डिनोट किया जाता है, और इसकी क्या कार्डिनलिटी है? 4 है, यानी यहाँ 4 इसकी कार्डिनलिटी है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में सेट्स कितने हैं, सॉरी, किसी भी सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ठीक है। तो बेसिकली कार्डिनल नंबर होता है कि कितने हैं उसमें, और कार्डिनलिटी सेट होते हैं, सेट की क्वालिटी होती है या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट हम तब बोलते हैं जब हाँ उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या फिर नेचुरल नंबर में उसको रिप्रेजेंट मैं कर सकती हूँ। इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जब नहीं भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बोल दिया a x such that x greater than 100 and x belongs to natural number, मैंने ये बोल दिया। अब यहाँ पे x greater than 100 है, 100 से बड़ा कुछ भी हो सकता है और नेचुरल नंबर है, तो 100 से बड़े तो कितने ज्यादा हो सकते हैं, यानी यहाँ पे जो कार्डिनलिटी है a सेट की वो है इनफाइनाइट, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। ये समझ आया? अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो देखो। डिनोट दोनों को ऐसे ही किया जाता है, दैट a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी। फर्क कितना आता है,
इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट तभी बोला जाता है व्हेन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड आल्सो दे हैव सेम एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने बोला ए जो है मेरे पास 1 2 3 4 5 है और बी भी मेरे पास यही है। कैसे ना कैसे ऐसा बन रहा है, ये सीधा ऐसे नहीं दे देगा तुमको वो रूल मेथड देगा। ये x लेस देन 5 है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और दूसरा उसने b दे दिया 2x लेस देन 10 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बट दोनों हैं क्या, ये इक्वलेंट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, एंड जो एलिमेंट्स हैं वो भी सारे सेम ही बनेंगे। अभी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट स्पीड हो रही है, द रीजन बीइंग इज बिकॉज आई थिंक दैट यू नो ऑल दीज थिंग, बट स्टिल एक एक एग्जांपल में लेके चल रही हूँ। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है, पॉज करो इसको, इस एग्जांपल को सॉल्व करो। x लेस देन इक्वल टू 5 दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया, यानी नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो सकता है, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे 5 तक जाएंगे क्योंकि इक्वल दे दिया। तो a सेट बन गया हमारा ये। वापस आए बी सेट की तरफ, बी क्या बना, 2x लेस देन इक्वल टू 10 बना, तो x क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू 5 बनेगा, एंड हेंस ये दोनों वापस से फिर क्या आ गए, सेम। तो इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स बोला जाता है ओनली व्हेन इफ द नंबर इज सेम। ध्यान से सुनो, इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाता है उन सेट्स को a इज इक्वल टू b और a इज सेट टू बी इक्विवेलेंट टू सेट b इफ number of elements are same and the elements are also same। ठीक है, लेकिन equal sets, the two set A and set B are said to be equal if the number or the cardinality of both sets is equal। cardinality, number of elements, कितने elements होंगे उस set में, that is called as cardinality of that set। is it clear? ये चीजें क्लियर हुई? एक एक चीज डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से मैं करवा रही हूँ, रिटन फॉर्म में नहीं है, वो आपको नोट्स में प्रोवाइडेड हो जाएगी, अभी समझना अति आवश्यक है, राइट? ठीक है, उसके बाद आता है सबसेट। ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये मेरे पास सबसेट है, मतलब ये मेरे पास कोई भी एक सेट है। B मैंने लिया है 2 4 6 8 एंड 10। C मैंने लिया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 तक। ठीक है, हाँ जी ये है। ठीक है, अच्छा D मैंने लिया है 1 2, D मैंने लिया है empty, E मैंने लिया है 10 तक। ठीक है, ये लिए हैं मैंने, नोट डाउन करो सबसे पहले तो इनको, A B C D एंड E, ये सारी प्रॉपर्टी हम साथ में पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, ओके चलो, ये एक मेरे पास कोई भी एक सेट है, मैंने इसको जनरल सेट ले लिया है, नो इश्यूज एट ऑल। बी देखो, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, समझ आया? 2 4 6 8 10 ए में है, यानी बी का जो भी एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट बी में है तो इट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। सीधी बात है, अगर बी में कोई भी एलिमेंट है 2 4 6 8 10, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में भी हैं, दैट मीन्स बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये चीज समझ आई? इफ द एवरी सिंगल एलिमेंट, अगर मान लो यहां 10 के बाद 12 आ जाता, तो देन वी विल नॉट से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर हर एक एलिमेंट, अगर बी के छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में एग्जिस्ट करते हैं, अगर छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में हैं, बिलोंग भी करते हैं, तो तब हम बोलते हैं कि वो जो छोटा वाला है वो उसका सबसेट है। ठीक है, ऑलराइट। अब बात करते हैं सी की। सी क्या है? सी में ए से ज्यादा एलिमेंट है, लेकिन ए जो है वो कंप्लीटली कंटेन्ड है सी में। कंटेन्ड लिखा जाता है ऐसे, सी को उल्टा कर दो, बट ये सी सेट है, इसको कैपिटल करो, दिस इज कॉल्ड एज कंटेन्ड। ये रहा,
B is contained in A is contained in C, तो C को A का क्या बोला जाता है? सुपर सेट। समझ आया? बहुत ध्यान से। तो सुपर सब, ये एक सेट है, इसके सारे एलिमेंट छोटे छोटे, इसके कुछ एलिमेंट इसमें हैं लेकिन इसके जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो इसमें हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज सबसेट। इसके सारे एलिमेंट इस वाले में हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज सुपर सेट ऑफ आवर इनिशियल सेट। बेसिकली ये है B contained in A contained in C, ठीक है। C is called superset of A and B is called subset of A. A is also called superset of B. लेकिन क्या ऐसा बोल सकते हैं? सारे एलिमेंट थोड़ी है ना? बिल्कुल। B is subset of A is superset of B, A is subset of C and C is superset of A. Is it clear? ये चीजें समझ आई A B C तक, है ना? अब बात आती है D। D तो empty है, राइट? व्हाट डज दैट इवन मीन कि D empty है? दिस मीन्स कि जैसे वन नंबर होता है ना, वन इज द मल्टीपल ऑफ, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हेयर 5 इज कंटेन्ड इन एवरी सेट, that is 5 is subset of every set. Note it down please, that 5 is subset of every set and every set is subset of universal set. Every set is subset of universal set. ये दो चीजें जो है अभी हम पढ़ने वाले। तो बेसिकली अगर 5 कहीं भी empty है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। D is also subset of B, is also subset of A. Is it clear? Is also subset of C. 5 always belongs to every set. अब ये दो चीजें देखो, 5 is subset of every set. Next 5 belongs to every set. ठीक है, कहीं भी अगर कुछ नहीं है तो उसमें 5 है। Is it fine? तो 5 belongs to our set. Okay. उसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर बनते हैं। प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर सेट होता है जैसे ये, ठीक है, इसमें से कम एलिमेंट है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर ये है, ये पूरा का पूरा सेम आ गया, दो चीजें, या तो 5 या तो एम्प्टी या फिर U यानी पूरा का पूरा सेट, ये दोनों हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं ऑफ एनी सेट। दीज आर सबसेट बट दीज आर इम्प्रॉपर सबसेट। इनके अलावा जो भी होंगे, अभी हम पूरे सबसेट्स बनाएंगे, पावर सेट बनाएंगे, विल डू एवरीथिंग फिलहाल के लिए। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है एवरीथिंग। मैं आपको बोल रही हूं कलेक्शन ऑफ नंबर्स लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स मेरे पास हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। कुछ भी ले रही हूँ मैंने, अल्फाबेट्स लिए A B C, सारे वॉवल्स इकट्ठा कर लो, तो जो सारे अल्फाबेट्स होंगे वो यूनिवर्सल आ गए और वॉवल्स मेरा एक सेट हो गया। यानी ऐसा समझ लो, ये पूरा यूनिवर्सल हो गया जिसमें A नहीं, B C D F G सारे आ गए और यहाँ आ गए मेरे वॉवल्स A E I O U, ये वॉवल्स आ गए। तो दिस तो हो गया सबसेट, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। हर सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का हमेशा होता है या तो यूनिवर्सल के इक्वल होगा या फिर यूनिवर्सल का सबसेट होगा, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं 5 और वो सेट खुद अगर आ जाएं तो इम्प्रॉपर, उनके अलावा जो भी आ जाए वो प्रॉपर। अब बात आती है पावर सेट। दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट सेट विच वी विल टॉक अबाउट एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। पावर सेट क्या होता है? जैसे मैंने बोला A 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, कम ले लेते हैं, 3 तक ले लेते हैं, ठीक है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेट्स। इसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं, मैं अगर उनको इकट्ठा करती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट। अगर मैं इसके सारे सबसेट्स बनाती हूँ, क्या क्या सबसेट बनेंगे? पहली बात तो मुझे पता है 5 बनेगा, 5 इज ऑलवेज सबसेट। फिर बनेगा 1, फिर बनेगा 2, फिर 3। अब सिंगल एलिमेंट्स को ऐसे लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट सेट क्या बनेगा? 1 2 का बन सकता है, 2 3 का बन सकता है और 3 1 का बन सकता है एंड नेक्स्ट सेट विल बी 1 2 3, ठीक है। ये सारे सबसेट्स हैं इस एलिमेंट के, जिसमें से ये और ये तो इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। अगर मैं इन पूरे का सेट बना दूं एक, दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट। बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर कोई भी सेट है उसका 5 तो सबसेट होगा, यूनिवर्सल भी होगा,
फाई और यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल बोल रही हूँ मैं, कंप्लीट सेट ए, फाई और कंप्लीट सेट है ये हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, उसके अलावा सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। जब भी मैं इन सारे के सारे सेट्स का सारे के सारे एलिमेंट्स का एक सेट बनाती हूँ, सारे के सारे सबसेट्स का सेट बनाती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड एज पावर सेट। कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या क्या कैसे बनाएंगे, वो सब कुछ हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम करने वाले एम्प्टी सेट, वैसे मैं डेफिनेशंस आपको प्रॉपर बता चुकी हूँ, आप बस थोड़ी थोड़ी रटने वो चीजें हैं क्या पढ़ने वाली चीजें की जो समझ आए, ठीक है। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज नल सेट, डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। एग्जांपल सेट ऑफ, हाँ एग्जांपल अच्छा है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स दैट आर आल्सो ऑड। क्या कोई भी इवन नंबर्स ऐसे होते हैं जो ऑड होते हैं? नहीं होते हैं, एंड हेंस योर आंसर, है ना। यानी कि ये जो सेट है, दिस सेट इज एम्प्टी सेट और दिस सेट इज फाई, a is equals to फाई, ठीक है। हमेशा एंड ऑलवेज रिमेंबर, सेट्स आर नेवर रिप्रेजेंटेड एज दिस, सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैपिटल लेटर्स, a, कैपिटल B, कैपिटल W, एनीथिंग, बट ओनली कैपिटल लेटर्स, नॉट स्मॉल लेटर्स, ठीक है। ऑलराइट, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, सिंगलेटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, 0, x, 2 और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे देखो एक चीज देख रहे हो आप, a इक्वल्स टू 1 है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज द टैब्यूलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखो b इज इक्वल्स टू x सच दैट 0 to x लेस देन 2, और x नेचुरल नंबर है तो सिर्फ x की वैल्यू 1 ही हो सकती है ना, तो b भी इक्वल टू 1 ही है। दिस इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हजारों बना सकते हो, क्यों, इधर से 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 कर दो, फिर से वही आएगा सेम आंसर, इधर 4x ले लो, फिर से वही सेम आंसर आएगा। सेट बिल्डर फॉर्म हजारों कर सकते हो, पर जो सेट उस सेट बिल्डर फॉर्म से बनना चाहिए वो सेम ही बनना चाहिए, वो यूनिक ही बनना चाहिए, इसीलिए बोल सकते हैं हम, तभी बोल सकते हैं कि हाँ वो उसकी फॉर्म है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज टैबुलर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड, ठीक है। ये हो गया सिंगलेटन सेट। उसके बाद आ गया हमारे पास फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स है कि भाई, हाँ फाइनाइट सेट जिसमें हम काउंटेड कर सकते हैं या फिर लेबलिंग कर सकते हैं नेचुरल नंबर से, जैसे मैंने आपको बताया, नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हम, ये ऑलरेडी मैं सब कुछ अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल वी आर रिवाइजिंग अगेन इन द सेम क्लास, एक ही क्लास में एक ही चीज रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। बट आई जस्ट वांट कि ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, इसको मैं बोल सकती हूँ ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको मैं बोल सकती हूँ सेकंड एलिमेंट, इसको थर्ड एलिमेंट, तो वो नेचुरल नंबर्स के थ्रू मैं इसकी लेबलिंग कर सकती हूँ, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट। इज इट क्लियर? ओके, फिर आता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट, कितने अलग अलग एलिमेंट हैं सेट में, दैट इज कॉल्ड एज इट्स कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, ठीक है। एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ 2 digit पॉजिटिव इंटीजर्स हैज 90 एलिमेंट्स। 2 digit पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, बिल्कुल सही बात है, 11 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा, ये है हमारे 90 एलिमेंट्स, तो ये है इसकी कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, और दिस इज द कार्डिनल नंबर, ओके, ऑलराइट। इसके बाद आता है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट सेट्स के लिए कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट हो गई, फाइनाइट सेट्स के लिए वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हैं वो हो गई, उसको हम बोल देते हैं कार्डिनैलिटी। फिर आता है इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, जैसे मैंने n ग्रेटर देन 100 वाला एग्जांपल दिया था, और नेचुरल नंबर है तो 100 से बड़े तो कितने सारे नंबर्स हैं, सारे आ जाएंगे, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। वैसे ही ये बोल रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 5, इंटीजर मल्टीपल मतलब 5 भी आएगा तो -5 भी आएगा, 10 भी आएगा तो -10 भी आएगा, तो इधर से साइड भी इन्फिनिटी जा रहे हो, इधर साइड भी माइनस इन्फिनिटी जा रहे हो, तो कितनी कार्डिनैलिटी हो गई इसकी, इनफाइनाइट, ओके। यूनिवर्सल सेट होता है दैट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन। मैं अगर नंबर्स की बात कर रही हूं तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा सारे नंबर्स का, मैं अगर इसकी अल्फाबेट्स की बात कर रही हूँ तो अल्फाबेट मतलब कुछ बोल रही हूँ, तो फिर मेरा जो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा वो पूरा का पूरा अल्फाबेट्स बन जाएगा, ठीक है। मोस्टली हम यही दो लेने वाले हैं, अल्फाबेट्स वाला सेट लेने वाले हैं, या फिर हम ये इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर ये लेने वाले हैं, ठीक है।
डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एक बात बताओ, मैं कर तो बात रही हूँ अल्फाबेट्स की, तो क्या मैं यूनिवर्सल नेचुरल नंबर्स को ले सकती हूँ यूनिवर्सल सेट? कभी नहीं ले सकती, है ना। अच्छा एक बात, अगर मैंने बोला इवन ऑड, तो उसमें यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? मैंने बोला द सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, ये मेरे पास ए है, तो मुझे बताओ इसमें यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? इसमें यूनिवर्सल सेट बनेगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। ऑड इवन नेचुरल नंबर्स को तो दो कैटेगरीज में डिफाइन करता है, अगर तुम यहां जा रहे हो इंटीजर्स में तो भी सही है, तुम रैशनल में जा रही हो तो भी सही है, बट मोर प्रिसाइजली ये नेचुरल नंबर्स हुआ। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर को ही तो डिवाइड करते हैं इवन और ऑड दो में, ठीक है। तो ये प्रॉपरली हमारा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि मेरा यूनिवर्सल सेट क्या बन रहा है। द सेट ऑफ लैटिन लेटर्स, मैं पूरा ये बन रही हूँ 5n सब कुछ लिख रही हूँ, तो उसमें लेट ऑफ लैटिन नंबर्स आ गया। अब पॉइंट्स बोल रही हूँ बहुत सारे लाइन में, अब ये लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट बोल रही हूँ तो यूनिवर्सल क्या बन गया? ये सारे पॉइंट्स इन द लाइन। तो ऐसी ही चीजें यूनिवर्सल होती हैं, पूरी की पूरी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। मेंबरशिप रिलेशन में आपको बता चुकी हूँ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेरे ए के अंदर है, ए सेट है मेरा, उसके अंदर है, तो उसको बोला जाता है एलिमेंट या फिर मेंबर ऑफ दैट सेट, और उसको डिनोट किया जाता है ऐसे। दैट इज द नोटेशन फॉर दिस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है x इज अ मेंबर ऑफ सेट A, यानी x जो है वो A का एलिमेंट है, x जो है वो A में बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, अब सीधी बात है ना यार, इतना एक तो तुम पूरा इतना लिख रहे हो x इज अ मेंबर ऑफ A, या फिर तुम सिर्फ इतना लिख रहे हो, कौन सा लिखोगे तुम कि हाँ वो उसका मेंबर है, बस इतना करोगे, इतनी मेहनत क्यों करोगे एक्स्ट्रा। इक्वालिटी ऑफ सेट्स यानी इक्वल सेट्स होते हैं अगर, आई गेस मैंने शुरुआत में ऑपोजिट बोल दिया, इक्विवेलेंट और इक्वल। आई गेस मुझे ऐसा भी जस्ट याद आ रहा है कि मैं शायद उल्टा बोल गई हूं वहां पे, तो जस्ट एक बार रिकॉल कर लेना। इक्वल सेट्स होते हैं जो इक्वल हो नंबर में भी और वैल्यू में भी। मुझे ऐसा फीलिंग अभी भी आ रही है कि मैं शायद उल्टा करवाती हूँ, बट स्टिल अगर उल्टा करवा भी दिया है तो दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये अगर है वहां पे तो सही है, ये अगर नहीं है वहां पे तो भी यही सही है, सिर्फ यही सही है, ठीक है। इक्वल सेट्स होते हैं जो नंबर और वैल्यू दोनों में सेम होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था a इक्वल टू 1 2 3 4 5 वाला, और फिर b इक्वल टू लिया था 0 से x लेस देन इक्वल टू 5 वाला, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो दोनों सेम बने थे। तो ये दोनों सेम इसलिए बने थे, पहली बात तो नंबर सेम है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ द सेट सेम है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें है, और दूसरी बात आती है कि जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो एलिमेंट्स भी सेम बन रहे हैं, देन दोज टू सेट्स आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है देन दे आर रिटन एज a is not equal to b. The set of odd positive integer is not equal to the set of prime numbers. सीधी बात है, odd positive integers 1 3 5 7 9, prime numbers 1 3 5 7 9, बट उसके बाद देखो 11 13, ठीक है, 11 13 भी आ गया, बट 9 ऑड है, क्या 9 प्राइम है? नहीं, तो इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट्स, जहां कार्डिनलिटी सेम हो, फाइनाइट होनी चाहिए पहली बात तो, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर तुम इक्वल बोल रहे हो किन्हीं दो चीजों को, व्हाट डज दैट मीन? अगर तुम किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल बोल रहे हो, किन्हीं भी दो चीजों को इक्वल बोल रहे हो, तो एटलीस्ट तुमने काउंट तो किए हैं, बट इनफाइनाइट को तो तुम काउंट ही नहीं कर सकते। तो हेंस फाइनाइट सेट्स होने चाहिए, और अगर फाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी इक्वल है देन दो सेट्स आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इज इट फाइन? ओके, सबसेट्स ये था, A is सबसेट ऑफ B, B is सबसेट ऑफ A, ठीक है। A को हम बोलते हैं X बिलोंग टू, अगर B है तो X बिलोंग टू A करना चाहिए। A को B का सबसेट, A इज अ सबसेट ऑफ B, A को B का सबसेट तब बोला जाता है कि जब A के सारे एलिमेंट B के अंदर हो, यानी अगर कोई X है जो कि A के अंदर है, दिस इंप्लाइज दैट X should also belong to B because A is a subset of
बी। ये सब चीज ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है आपकी, है ना। x अगर A में है, x एक A सेट का मेंबर है, तो उसको B सेट का मेंबर होना होगा। एंड द रीजन बीइंग इज क्योंकि A जो है वो B का क्या है, सबसेट है। यानी जो भी एलिमेंट A के अंदर है वो ऑटोमेटिकली B के अंदर आने चाहिए इफ A इज द सबसेट ऑफ B, राइट। अब आती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात। देखो अब मैं ना उससे पहले कुछ ब्रैकेट्स का फंडा समझाने वाली हूं तुमको। 4 टाइप के ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं, राइट। ये यूज करते हो, ये यूज करते हो, दिस साइड क्लोज एंड बोथ साइड क्लोज्ड, ठीक है। अब मैं दोनों चीजों का एग्जांपल दे रही हूं। ये सेट है x सच दैट x लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। a such that b such that x belongs to 0 1 less than x less than equal to 5, x belongs to natural number. C is equal to x belongs to 1 less than equal to x less than 5 such that x belongs to natural number. And this here, this is equal to D is equal to x such that 1 is equal less than equal to x less than equal to 5 is such that x belongs to natural number. ये 4 चीजें मैंने लिखी हैं, ठीक है। ये 4 सेट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे। अब इनको बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको हम नंबर लाइन पे बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। इस सेट का मतलब क्या है, दिस सेट इज दिस। पहली बात तो ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है मैंने, ठीक है। रोस्टर मेथड नहीं लिखा है, ठीक है, या टेबुलर मेथड में नहीं लिखे हैं। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इससे मैं सेट बनाऊंगी अपना, ऑलराइट, ओके। यूनियंस में जब सॉरी जस्ट इग्नोर दिस यूनियंस फॉर वंस, ठीक है। अभी हम इसकी बात करेंगे, पहले हम इस पे ही आ जाते हैं। A कॉमा B दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट बोला जाता है इसको, ठीक है। A B क्लोज ब्रैकेट, B A क्लोज B ओपन, A और B दोनों क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे बोला जाता है इसको। अच्छा, अब आते हैं वापस यहाँ पे। x सच दैट x लेस देन 5, लेकिन नेचुरल नंबर है तो भैया 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। लेस देन 5 है तो ये पॉइंट भी आएगा सेट में, ये पॉइंट भी आएगा, ये पॉइंट भी आएगा, ये पॉइंट भी आएगा। क्या ये पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। मैं ऐसा करती हूं, इसको रियल नंबर्स लिख देती हूँ। इसको भी रियल, इसको भी रियल, इसको भी रियल और इसको भी रियल, ठीक है। पूरी नंबर लाइन पे लिख सकती हूँ मैं अब इसको। तो यहां से जो पॉइंट्स है, नेचुरल नंबर तो यहां से शुरू होगा, तो यहां तो लग गया मेरा। आई विल जस्ट ड्रॉ इट वंस अगेन। द रीजन बीइंग इज क्योंकि मुझे डॉट आपको बहुत अच्छे से समझाने हैं यहाँ पे कि हो क्या रहा है। ये है इस वाले में जब आप देखेंगे तो 1 तो इक्वल होगा ना, x की वैल्यू 1 तो हो सकती है क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं। रियल नंबर की मैं बात कर रही हूँ, 0 भी हो सकती है, सॉरी रियल नंबर्स की बात कर रही हूँ। x की वैल्यू 0 तो हो सकती है क्योंकि 0 रियल नंबर है। तो यहां से शुरू हो रही है और यहाँ डॉट है क्लोज्ड। 0 से तो शुरू हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको लेस देन 1 कर दो। अब ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है। हाँ, क्योंकि ना वो एग्जाम्पल बनाने में वही सेम ब्रैकेट बनना चाहिए। चलो, रियल नंबर्स हैं तो भैया हो तो सकते हैं 0 से शुरू, पर 1 से होने चाहिए, ठीक है। 1 से होने चाहिए, पर बेटा 1 इंक्लूडेड नहीं है। x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो यहां कौन सा आ जाएगा? ओपन डॉट आ जाएगा, यानी ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। यानी जो वैल्यू की मैं a की बात कर रही हूँ वो वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है, पर उस पॉइंट से आगे की सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब बेटा यहां से इतना ध्यान से सुन लो, बिकॉज लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाला कंसेप्ट भी यहीं से ही डिराइव्ड होने वाला है आगे, ठीक है। जो तुम ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात नहीं कर रही, लेकिन इस पॉइंट के आगे की सबकी बात कर रही हूँ। ये जो पॉइंट 1 है, या ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे 1 है, उस पॉइंट, वो पॉइंट पे इक्वल नहीं है, लेकिन पॉइंट से आगे कितना भी जाओ, 1.0000 इनफाइनाइट टाइम्स 1 भी चले जाओ, 001 भी चले जाओ, तो भी वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, लेकिन सिर्फ 1 के इक्वल नहीं है। आई होप मेरी बातें बहुत क्लियरिटी के साथ आप लोगों के दिमाग में बैठ रही हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। चलो,
अब यहां हो गया तो 1 के इक्वल नहीं होगी, लेकिन 1 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उन सब के इक्वल हो सकती है। ऑल राइट, अब यहां से कहां तक जाएगी वो 5, लेकिन 5 के भी इक्वल नहीं जाएगी, यानी ये एरिया, ये रीजन बनेगा इसके इक्वल का, ना तो a के इक्वल बन रही है ना 5 के इक्वल बन रही है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। इज इट क्लियर? इसलिए यहां पे आया, दोनों जगह यहां पे आया ओपन ब्रैकेट। अब यहां पे देखो इक्वल टू आ गया 5, यानी ये जो 5 है ये अब आ गया क्लोज्ड डॉट में आ गया, तो यानी यहां पॉइंट बन गया 1,5 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि 5 उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है ना प्रॉपर एक पॉइंट्स ही बन रहे हैं। तुम टैबुलर तो तब लिख सकते हो जब ये नेचुरल नंबर होता, 1 2 3 4 5 लिख देते, बट अब ये रियल नंबर है तो कितने रियल नंबर लिख सकते हो 1 और 5 के बीच में? देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, तो नहीं लिखोगे, है ना? तो इसलिए वो पूरा एक इंटरवल बनाया जाता है। यहाँ पे एक पूरा इंटरवल है, यानी ये जो सेट है ए, दैट इज द होल इंटरवल फ्रॉम ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 5। और इज इट क्लियर? B इज ओपन 1 to क्लोज्ड 5, यानी 5 की वैल्यू हो सकती है बट 1 वैल्यू कभी भी नहीं ले सकते हैं। इज इट फाइन? ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड, ये वैल्यू आ सकती है, तो अब सीधी बात आ गई कि 1 क्लोज्ड आ जाएगा लेकिन 5 ओपन आ जाएगा। अब भाई दोनों जगह वैल्यू इक्वल हो सकती है, 1 भी हो सकती है 5 भी हो सकती है, तो यहां पे आ गया दोनों जगह क्लोज्ड ब्रैकेट। जितने अच्छे तरीके से अभी ये समझ आया है लिमिट में, उतने ही अच्छे तरीके से आप टेंडेंसी वाला लिमिट फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, LHL निकालना, RHL निकालना। ठीक है, वही पंगा पड़ता है यहाँ पे, वहां पे भी। ओके, और हम सेट्स में भी यूज करेंगे इसको, क्योंकि पूरा मैंने अभी जैसे बताया कि नेचुरल नंबर्स हैं, पूरे नेचुरल नंबर्स नहीं आएंगे कभी, हमेशा ही नेचुरल नंबर्स नहीं आएंगे, ये उसने रियल नंबर्स दे दिए। रियल नंबर्स में तो हमेशा इंटरवल बनेगा ना, क्योंकि मैं उनके बीच के कितने नंबर्स लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती सारे नंबर्स, है ना? रियल नंबर्स 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट बन जाते हैं रियल नंबर्स। खुद ही सोचो 1.0 से इनफाइनाइट जाके फिर एक 1 आ रहा है, फिर इनफाइनाइट से एक कम करके फिर 1 आ रहा है, सोचो कितने लंबे, कितने ज्यादा नंबर्स हैं, तो हम नंबर्स तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें हम उसका पूरा इंटरवल बना देते हैं। और इंटरवल के होते हैं 4 प्रकार, ओपन ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज्ड ओपन और क्लोज क्लोज्ड। क्लोज का मतलब सिर्फ इतना है कि भैया वो वैल्यू इक्वल हो सकती है। अब बस मुझे इतना समझा दो कि अगर कहीं इन्फिनिटी है, समझा दो क्या, मैंने आंसर ही लिख दिया। अगर कहीं इन्फिनिटी है दैट इज नेवर क्लोज्ड इंटरवल, वो क्लोज्ड कभी नहीं होगा, इन्फिनिटी की साइड से कभी क्लोज नहीं होगा। हालांकि ये हो सकता है कि हाँ 1 की वैल्यू हो, बट इनफाइनाइट की तरफ कभी भी क्लोज नहीं होगा, नाइदर इनफाइनाइट की तरफ नॉर माइनस इनफाइनाइट की तरफ। मैं कहाँ लिखूं? यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है। ये लिख दूं, नॉट ट्रू, ऑलवेज इंफिनिटी के साथ आएगा। यहां कुछ भी आ सकता है, इट डजंट माइंड, बट यहाँ पे सिर्फ यही आ सकता है। जैसे यहाँ 2 से इनफाइनाइट, यहाँ भी सिर्फ ओपन इंटरवल ही आएगा। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि वो कभी वैल्यू अटेन नहीं करता। इनफाइनाइट एक ऐसी इमेजिनरी वैल्यू जो हमने इमेजिन कर लिया कि बहुत दूर जा रहा है, तो हम उसको इनफाइनाइट बोल रहे हैं, उसकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, यहां आज सेट के साथ साथ हमने लिमिट का जो बेसिक होता है वो चीज भी हमने क्लियर कर ली है। ऑलराइट, ठीक है, अब हम यही करेंगे, सब चीज रिलेटेड ही चलेंगी। ठीक है, जो चीजें जहां इंपॉर्टेंट लग रही है वहां होंगी। अब बात आती है यूनियंस पे। यूनियन क्या होता है? यूनियन, दो मिला दो। ठीक है, यानी अगर मेरे पास ए सेट है 1 2 3 और मेरे पास बी सेट है 9 8 10, उल्टा लिख दिया बट ठीक है, यूनियन को डिनोट किया जा सकता है यू से, किया जाता है यू से, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं, जो बी के एलिमेंट्स हैं, दोनों को लिख दो, दिस इज ए यूनियन बी। बी को लिख दो अब आप, अरे यार आज ये बी को लिख दो आप अब ये, दिस इज कॉल्ड एज यूनियन, यानी दोनों को ऐड करना है, बेसिकली सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो भी दोनों में है। इंटरसेक्शन का मतलब जैसे कि पता चल रहा है कॉमन निकाल दो, दोनों में कॉमन कोई एलिमेंट्स हैं बेटा, यूनियन में अब ये भी आएंगे। ठीक है, 3 2 5 है ना, यूनियन में कितने एलिमेंट्स बन गए?
जिसने आगे वाली क्लास अभी बहुत ध्यान से सुनी है वो सीधा बोलेगा मैम 2 3 दोबारा नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि किसी भी सेट में हमेशा लिखे जाते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जिसने भी ये आंसर, जिसके भी दिमाग में ये आंसर नहीं आया, तो प्लीज गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर और दोबारा से देखना शुरू करो, क्योंकि आपके वो लेक्चर देखने का अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। आपका कंसंट्रेशन 100% नहीं है अगर आपका ये आंसर नहीं आया था तो। ठीक है, तो यूनियन में लिखे जाएंगे सारे नंबर्स, लेकिन स्टिल लिखे जाएंगे डिस्टिंक्ट। इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे जो कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है? देखो 1 कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। दिस इज द इंटरसेक्शन। इज इट फाइन? अभी हम इन सब चीजों को वेन डायग्राम से भी सीखेंगे। वेन डायग्राम गोल गोल सर्कल बना दो, इजी होता है उससे सीखना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ए नंबर ऑफ यूनियन ए नंबर, मतलब इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? समझ आ रहा है कुछ? चलो ठीक है, अभी यहां नहीं चलते हैं, अभी वेन डायग्राम के बाद इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन हो गया। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट होता है, मान लो मेरे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 3। अभी मैं सिंपल नंबर्स दे रही हूँ, हम इसके पूरे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम इसके। ठीक है, उसमें सारे ये सिर्फ नंबर्स नहीं आएंगे, ये बस एक समझाने का तरीका है। ये यूनिवर्सल है मेरे पास। ठीक है, ए है मेरे पास 2 4 6 8 10। ठीक है, ये मेरे पास सेट ए है। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ के बाकी सारे। यानी अगर पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ये मैंने ले लिया। यार अभी वेन डायग्राम के थ्रू नहीं बताना चाह रही हूं मैं, वापस से मैं वेन डायग्राम, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इजी होता है वेन डायग्राम, तो ये है कि आप इस मेथड पे कभी जाएंगे ही नहीं फिर। ठीक है, वैसे जाना है मत, बट स्टिल एक बार के लिए अभी वेन डायग्राम को छोड़ते हैं, पीछे रखते हैं उसको। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, ए हो गया। अब ए के एलिमेंट सारे निकाल दो यूनिवर्सल में से, जो बचे बाकी के एलिमेंट्स हैं, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? यानी कि यूनिवर्सल में से उस एलिमेंट, उस सेट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स अब बचते हैं वो सारे होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट। इज इट फाइन? ऑल फाइन, ऑल क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है उसको छोड़ के बाकी सब। तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट बनेगा 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ये हमारे पास बनेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है इसके जो एलिमेंट है यूनिवर्सल में से सारे सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचे एलिमेंट वो सारे आ जाएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्स में। ठीक है, नाउ हियर कम्स द वेन डायग्राम्स। आज हम वेन डायग्राम्स तक करेंगे। वेन डायग्राम्स के बाद जो ये लॉज हैं अलजेब्रा के, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ऑलराइट, ओके। वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स क्या है वो देखिए। वेन डायग्राम्स में क्या होता है, हम ना जो भी चीजें इंफॉर्मेशन हमें दी होती हैं, ए सेट दिया होता है, बी सेट दिया होता है, उस सेट को तो हम डिनोट करते हैं सर्कल से, और उन सबको एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, और बॉक्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी ये तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास कोई भी सेट ए है। एंड आई होप ये सब क्लियर होगा आप लोगों को। एंड आई डोंट थिंक कि स्क्रीन पे आप लोगों को ये दिख रहा है। दिस इज माई यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज माई कोई भी एक सेट है। दिस इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। जब भी हम सेट्स को इनके टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम कुछ नहीं है। वेन डायग्राम में हम सर्कल्स के थ्रू सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन सब सेट को जो यूनिवर्सल होता है उसको हम उस रेक्टेंगल में डिनोट करते हैं। सारे सेट्स इसी के अंदर होंगे। समझ आया? यानी कि अगर मैं बोलूं U तो है 1 से लेके 10 तक, A है मेरा 1 से लेके 5 तक, तो यहाँ एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 और 5, और यहाँ एलिमेंट्स आएंगे 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5। ये है मेरा पूरा का पूरा, ये पूरा, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट मत करो अभी। ठीक है, ये पूरा का पूरा है मेरे पास। दिस कंप्लीट इज इसको एक तो पहले मेरे को लग रहा है कंफ्यूज हो रहा है। ये पूरा जो है ना ब्लू कलर, इस पूरे में ब्लू मान लो। दिस कंप्लीट ब्लू इज यूनिवर्सल। ठीक है, दिस येलो इज सेट ए एंड ब्लू माइनस येलो इज योर कॉम्प्लीमेंट।
समझ आया? ये पूरा ब्लू रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल है, उसमें कुछ मैंने उठा लिया यूनिवर्सल से, तो ये मेरा सेट बन गया, और सेट का जो भी यूनिवर्सल से जो भी बचे अब वो सारे मेरे आ गए कॉम्प्लीमेंट में। यानी मेरे पास यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बना, वो बना 6, 7, 8, 9 और 10, और इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, यूनिवर्सल। यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा यूनिवर्सल, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा 5। क्या इसके और इसके बीच में कुछ भी कॉमन आएगा कभी? अगर ये है ही यही कि ए में से जितने भी एलिमेंट आए हैं यूनिवर्स में से हटा के बाकी जो भी बचे हैं वो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, तो इनके इंटरसेक्शन में तो कभी भी कुछ नहीं आएगा, और इनके यूनियन मिला के बना देगा हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट। इज इट फाइन? 3 पॉसिबल है सॉरी 3 पॉसिबल वेन डायग्राम्स हैं किन्हीं भी 2 सेट के लिए, ये सारे यूनिवर्सल हैं ब्लू वाले, ठीक है, मतलब व्हाइट वाले जो भी हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ है, पेन चल जाता तो बता देती, यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों मिला के भी यूनियन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। यूनियन तो तब बनाते ना जब कॉम्प्लीमेंट एक ही सेट होता। दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, ठीक है। 5 नहीं है मतलब एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन में, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन में, तो वो एम्प्टी तो कम से कम नहीं है। ये मुझसे अच्छी सी ड्राइंग करने का क्यों मन कर रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है, जैसी भी हुई है, गंदी सी हुई है, बट स्टिल। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बी ए के अंदर है, यानी मैं ए इंटरसेक्शन बी लूंगी तो वो पूरा बी बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी पूरा ये एलिमेंट बन जाएगा, एंड दूसरी बात दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। समझ आया? बी पूरा का पूरा बी ए के अंदर है, दैट मीन्स बी इज द सबसेट ऑफ। ये 3 पॉसिबल तरीके हैं, बिल्कुल भी टच ना करें, टच करें, और या फिर पूरा का पूरा एक भी अंदर चले जाए, ठीक है। ये 3 पॉसिबल चीजें हैं हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा, अरे यार, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल है, ठीक है, ये ए है, तो इसके अलावा जितना भी पूरा यूनिवर्सल में बचा है वो पूरा का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, जो यहाँ पे ये शेडेड बनाया गया है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ध्यान से सुनो, ये एक सेट है, ये एक सेट है, यूनियन होगा हमेशा पूरा, ये जरूरी नहीं है यूनियन हमेशा बना देगा एक ही एलिमेंट, तो वो बनाएगा, ठीक है। ये है यूनियन और ये है इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, अब होने भी नहीं चाहिए। ये 2 सेट हैं, 2 सेट में मैं अगर यूनियन निकाल रही हूं तो मैंने यूनियन में क्या लिखा था, सोचो, यूनियन में था ए के एलिमेंट लिख लो, बी के एलिमेंट लिख लो, तो वो यूनियन बन जाएगा। यूनियन और यूनिवर्सल में कंफ्यूज मत होना, कोई रिलेशन नहीं है। यूनिवर्सल सारा सेट होता है, यूनियन 2 सेट का यूनियन होता है, यानी जिस यूनियन का मतलब होता है, मैं अगर कोई सेट किसी का यूनियन बोल रही हूँ तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। अब यूनियन को डिनोट कैसे करते हैं वो सीखो। अच्छा, मुझे उनको भी बताना था ना, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे करते हैं। चलो, यूनियन को डिनोट कैसे करते हैं, एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है और वाई अगर बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो x और y दोनों के दोनों a यूनियन b में बिलोंग करेंगे। इज इट क्लियर? अगर x कोई एलिमेंट है वो a में बिलोंग कर रहा है, a का मेंबर है, y कोई एलिमेंट है जो b का मेंबर है, तो उसके यूनियन में x और y दोनों होने चाहिए। बात आती है इंटरसेक्शन की, ये होता है इज इक्वल टू x सच दैट x a में भी होना चाहिए एंड x b में भी होना चाहिए, यानी कोई एलिमेंट a में है, कोई एलिमेंट बी में भी है, तभी वो ए यूनियन बी में आ सकता है, ये इसकी टर्म है। ये तो हो गया। अब यूनियन को लिखेंगे कैसे, मैं ए यूनियन बी को लिखूंगी कैसे, ए यूनियन बी इज एक्स सच दैट एक्स या तो ए में हो या फिर बी में हो। समझ आया? अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है तो इसका क्या मतलब है कि वो तो या तो वो ए में था या फिर वो बी में था। इज इट क्लियर? अगर कोई भी एलिमेंट यूनियन में है तो इसका मतलब यही है ना कि या तो वो ए में था या वो बी में था, तो इसलिए वो यूनियन में भी आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि वो दोनों में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में आ सकता है। इज इट क्लियर? आई होप ये सब बातें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब में ऐसा कुछ अभी है नहीं जो आपको डिफिकल्ट या टिपिकल लगे। स्टिल लग रहा है तो प्लीज
क्वेरी बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप यहीं से ही कंफ्यूज हो गए हैं ना, तो सेट तो भैया पूरे जगह आता है। लिमिट में भी आप सेट देखेंगे, डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव सब में आप सेट देखेंगे, अलजेब्रा में जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी की भी सॉल्यूशन निकालेंगे, वहां पे भी एक इंटरवल आएगा, वहां पे भी एक सेट आएगा, उस एलिमेंट में बिलोंग करता है या उस वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो ये जो सेट वाला जो चैप्टर है, ये अलजेब्रा की स्टार्टिंग में पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि इसका रिलेशन हर जगह है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो वो प्रॉपर्टी मिक्स करके देगा। स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो यही बोलेगा दो हैं, इसके कॉमन सॉल्यूशंस निकाल लो, ये लेस देन है तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, फाइनली किस इंटरवल में इस एक्स के सॉल्यूशन बनेंगे, वो सब इसी से आता है। तो प्लीज डोंट मिस दिस, इसको लाइटली भी मत लो, लेकिन इसको ज्यादा दिमाग पे भारी भी मत होने दो। समझ आ रहा है, वेल एंड गुड, नहीं समझ आ रहा है रिपीट कर लो, उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा तो क्वेरी बॉक्स में लिखो कि यस मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट रह गया है, ये देखो कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे कैसे। ए एक सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x such that x does not belong to a। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में है तो वो ए में नहीं होगा, फाइन। तो किसी भी इसको मैं कैसे लिख सकती हूं, मैं इसको सीधा लिख सकती हूं कि भाई हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट को मैं कैसे लिख रही हूं, x अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो वो x ए में नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीजें नोट डाउन कर लेना, जितने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। इंटरसेक्शन में ऑलरेडी करा चुकी हूं, हाँ जी, ये आज का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आ जाओ, समझने के लिए तैयार हो जाओ। क्या है R1, क्या है R1 इज दिस, ये R1 है ना, R1 है क्या, हाँ। B का कॉम्प्लीमेंट क्या है, B का कॉम्प्लीमेंट तो है ये, एक तो मिनट रुको रुको रुको, अलग अलग कलर। B का कॉम्प्लीमेंट है ये सारा, B के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे B के कॉम्प्लीमेंट होंगे। इज इट फाइन, ठीक है। कलर चेंज, ए क्या है, ए तो है ये, इंटरसेक्शन बताओ इन दोनों का क्या है, ये है ना इंटरसेक्शन इन दोनों का। जब ये कर रहे हो तो इसमें ब्लू तो है लेकिन इसमें येलो कलर नहीं है, यानी ए तो है बट बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो मैं जब इस एरिया को निकालना चाहती हूँ R1 को, तो R1 क्या है, R1 है ए, पूरा ए ले लो और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो बन गया। यही चीजें काम आने वाली हैं, प्लीज बहुत ध्यान से सुन लेना इसको, ठीक है। हाँ ओके, फर्स्ट हो गया। R2 क्या है, R2 तो सीधी बात है, आपको साफ ही दिख रहा है R2 क्या है, ये रहा R1 इंटरसेक्शन R3 इज R2, है ना, यानी सॉरी नॉट R1 इंटरसेक्शन R3, बोल सकते हो R1 रीजन अलग है, ये A है पूरा, ये B है, तो इसकी वैल्यू है A इंटरसेक्शन B, ठीक है ओके। फिर आओ R3 में, R3 है ये वाला रीजन, सेम जो भी वहां किया, A का कॉम्प्लीमेंट ले लो, दिस इज A का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये पूरा A का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा B क्या है, B तो ये पूरा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन में यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन में। जितने इजीली अब ये समझोगे ना उतना इजी क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में आपको यही बनाना पड़ेगा। वो पता है क्या दे देगा, कुछ वैल्यूज दे देगा, ठीक है, उसके बाद आपको एक वैल्यू पूछेगा, वो इन्हीं में से कुछ निकालने के लिए होंगे फॉर्मूले, इन्हीं में से कुछ तरीका निकालने का होगा, वो आपको उसी टाइम समझ आ जाएगा कि क्या क्या दिया, जब हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बाकी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मुझे ये चाहिए, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट है पूरा ये पूरा, ये पूरा है मेरे पास एक, और मैं बताऊं ड्राइंग करने में सच में बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट है ये, अच्छा बी का कॉम्प्लीमेंट है ये पूरा, ज्यादा ही मजे मजे में ना मैंने ड्राइंग वो खराब कर दी है। बी का कॉम्प्लीमेंट है ये, मैं अगर इंटरसेक्शन ले लूं इन दोनों का यहां तक है ये बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं तो ये वाला रीजन तो पूरा हट गया क्योंकि ये इंटरसेक्शन में नहीं आया, है ना,
ये वाले रीजन पूरा हट गया, और इंटरसेक्शन में क्या नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो बचा क्या, ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन ही तो R4 है। समझ आया? प्लीज इस सब चीजों को बहुत अच्छे से दोबारा से समझ लेना, ठीक है, बहुत आवश्यक है, प्लीज समझ लेना, अर्थात अन्यथा आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आगे पढ़ने में, आगे सारे चैप्टर्स पढ़ने में। ये नहीं बोल सकते कि इसको पढ़ने में, आगे यही पढ़ने में, नहीं, आगे सारे चैप्टर्स पढ़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। सो प्लीज रिवाइज कीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो, उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आप क्वेरी बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, जो आप ही के लिए बनाया गया है। व्हाई आर यू गाइस नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, आई डोंट नो, बट स्टिल पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंस हार्डवर्क करते रहिए, दैट इज द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर यू ऑल गाइस, राइट? So stay safe, take care, and thank you.